विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये जो है ना इसका पार्ट 3 है, बस अब ये हमारा लास्ट पार्ट है और इसमें फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं। देखिए साइक्लोन्स तो आप लोग न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो समझेंगे ये क्या होता है, कैसे बनता है। तो थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। तो जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, स्टॉर्म क्या होता है, आपने सुना होगा ना, स्टॉर्म आ गया है, तूफान आ गया है। थंडरस्टॉर्म जो तूफान के भी पप्पा जी होते हैं, मतलब बहुत भयंकर तूफान जो होता है ना, उसे थंडरस्टॉर्म कहते हैं। और थंडरस्टॉर्म कैसे इलाके में आता है, हॉट। हॉट का मतलब गर्म, गर्मी वाले इलाके में। ह्यूमिड शब्द का मतलब होता है जहाँ पर नमी होती है, मतलब जैसे कि हवा है, हवा में अगर बहुत ज़्यादा नमी है ना, हवा में बहुत ज़्यादा अगर पानी प्रेजेंट है तो वो होता है ह्यूमिड होना, ह्यूमिडिटी होना। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ है। अब ट्रॉपिकल एरियाज़ कौन से होते हैं, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था। जैसे कि ये देखिए, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर बताया तो गया था, नहीं है। तो देखिए क्या है, ये हमारी अर्थ दिख रही है आपको। तो ये जो बीचों बीच से ये वाली जो लाइन जाती है ना, ये 0 डिग्री लाइन होती है और इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर से ये वाली लाइन और इक्वेटर के नीचे से ये वाली लाइन। तो जो ये वाला, दूसरा कलर लेते हैं ज़रा, थोड़ा ये क्लियर दिखेगा। तो जो ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो होता है ना, ये ट्रॉपिकल एरिया होता है। ट्रॉपिकल एरिया क्यों, क्योंकि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है ऊपर और नीचे होता है 22.5 डिग्री साउथ। तो ये वैसे आपकी 9th क्लास में आएगा, बट फिलहाल आपको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जो इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से इधर इतना इलाका जो होता है ना, इसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और इंडिया जो है ना, ये देखिए इंडिया, ये इंडिया है, ये यहाँ पे मैप में। तो इंडिया किससे आ रहा है, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन के बीचों बीच पड़ रहा है। तो इंडिया जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ का जो मौसम होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा नमी होती है। मतलब जो मौसम होता है वो हमारा वैसा सा होता है जैसे कि काफ़ी गर्मी का और थोड़ा चिपचिपा सा मौसम। इसी तरीके का मौसम हमारे देश में देखने के लिए मिलता है। तो क्या होता है, जब हॉट होता है, ह्यूमिड होता है, जैसे कि इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन का एटमॉस्फेयर है, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, प्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स अपवर्ड रेजिंग विंड्स। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, हम लोगों ने पहले देखा था कि गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है, हवा हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो रेजिंग टेम्परेचर, गर्मी बढ़ती है तो हवा जो है वो ऊपर की तरफ बहने लगती है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स। और जब हवा ऊपर बहती है और हवा में नमी भी है, पानी भी है, तो वो अपने साथ ऊपर की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स को भी, पानी की बूंदों को भी ऊपर लेकर के जाती है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। ठीक है, वेयर दे फ्रीज। तो जैसे कि नीचे की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, मगर हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऊपर की तरफ हम जितना ज़्यादा जाते जाते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा ठंड बढ़ती जाती है। तो क्योंकि पहले गर्मी थी तो वो पानी था, फिर जब वो ऊपर जा कर के ठंड हो गई ना, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी अब वो क्या हो गई, फ्रीज हो गई, अब वो जम गई। और जब जम जाती हैं तो वो भारी हो जाती हैं और भारी होने की वजह से वो दोबारा से ज़मीन पर गिर जाती हैं। यही वाटर साइकिल हमारी होती है। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल थंडरस्टॉर्म। तो आप लोग वैसे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर मैं आपको अच्छे से थोड़ा बता देती हूँ कि देखिए क्या होता है ना, ये हमारी ज़मीन है, गर्मी का मौसम है, जुलाई का, खूब गर्मी पड़ रही है, जुलाई का मौसम चल रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पे जो हवा होती है ना, ये ऊपर उठने लगती है। जब भी गर्मी पड़ती है तो हवा ऊपर उठने लगती है, हल्की हो जाती है। अब हवा में नमी है, पानी है, तो पानी भी ऊपर उठेगा। जब हवा ऊपर उठेगी तो क्या होता है कि जब ऊपर उठती जाती है तो ऊपर जाकर के मौसम ठंडा हो जाता है, तो जो हवा होती है वो भी ठंडी होने लगती है और हवा में जो पानी होता है वो भी ठंडा होने लगता है। और ऊपर जाती है हवा, तो जो पानी होता है ना, जो ठंडा हो चुका था, अब वो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, जब और ज़्यादा ऊपर की तरफ यहाँ पर भी हवाएं बहती रहती है ना, तो ये जो बर्फ़ के टुकड़े हैं ये आपस में टकराते हैं। इनके टकराने की वजह से ही क्या होता है, थंडर स्टॉर्म, बहुत ही तेज़ आवाज़ें आती हैं और इनके टकराने की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो बिजली भी चमकती है। लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म इसी वजह से होता है। आपको बहुत ही शॉर्ट में इस बुक में बताया गया है। तो हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम साइक्लोन। अब थंडरस्टॉर्म हम लोगों ने देख लिया कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है, जो तूफान होता है, बिजली कड़कती है, वो थंडरस्टॉर्म होता है। अब थंडरस्टॉर्म से साइक्लोन कैसे बनता है, तो यू नो दैट द वाटर रिक्वायर हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड
टू वेपर स्टेट। तो वाटर को क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होती है। जब उसको लिक्विड से भाप में, मतलब पानी से उसको भाप बनना होता है तो उसको टेम्परेचर चाहिए होता है। अब गैस बढ़ाते हैं तभी तो वो पानी से भाप बनने लगता है ना। तो क्या होता है, डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। अब जो वेपर होती है, वेपर यानी कि भाप होती है, भाप से जब पानी बनता है तो जब आपने हीट दी थी पानी से, भाप पानी था आपका, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, उसको हीट दी तो वो भाप बन गया। तो अगर जो भाप है वो जब दोबारा से पानी बनती है तो क्या वो हीट निकालती है अपने में से। तो कैन यू रिकॉल एनी एक्सपेरिमेंट टू सपोर्ट दिस। तो हाँ भाई, हाँ, वो पहले जब उसमें हीट थी वो हीट निकालेगी भी तो तभी तो वो भाप में से पानी बनती है। फिर क्या होता है, बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट। जब बादल बनने वाला होता है, बादल बनने से पहले पानी हीट को ले लेता है एटमॉस्फेयर से, और वो क्या होता है, पानी से वेपर बन जाती है। एटमॉस्फेयर में से गर्मी लेता है पानी, और पानी जो है वो भाप बन जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू द लिक्विड फॉर्म एज ड्रॉपलेट्स। जब वेपर ड्रॉपलेट्स बनती है, पानी की बूंदें बनती है, वो जो हीट उसने ली थी वो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में फैल जाती है वो हीट जो उसने ले ली थी। कब ली थी, जब वो पानी से भाप बना था तो हीट ली थी। अब भाप से फिर से पानी बन रहा है तो वो हीट बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये हीट कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। द हीट रिलीजेस टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। और ये जो हीट एटमॉस्फेयर में आती है इससे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। एयर जो है ऊपर उठती है और जो प्रेशर होता है ना वो ड्रॉप हो जाता है, वो गिर जाता है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। और ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है वो सेंटर में आ जाती है स्टॉर्म के। तूफान आ रहा है, ठीक है, तूफान का एक सेंटर होता है। तो क्या होता है कि हवा जो है ऊपर उठ रही होती है तो ये जगह खाली होती है तो और ज़्यादा हवा इसके बीच में आने लगती है। दिस cycle is repeated. The chain of events ends with the formation of very low pressure system with very high speed winds revolving around it. ये एक्चुअली जो है ना ढंग से आप लोगों को साइक्लोन के बारे में क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा अगर आप आर्ट्स लेंगे तो। फिलहाल तो साइंस में आ रखा है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को ये जो फिनोमिना है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको अच्छे से समझाया नहीं गया। वैसे इस वाला जो बॉक्स है ना इसमें थोड़ा बहुत अच्छे से समझाया, अभी हम देखेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है साइक्लोन में, आप लोगों को पहले कुछ चीज़ें फिट करनी है दिमाग में, याद करनी है कि जब साइक्लोन आ रहा होता है ना तो लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है, और प्रेशर तो लो होता है। जो प्रेशर है ना, ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर तो हमारा होता है लो, और जो विंड स्पीड होती है, ठीक है, विंड स्पीड क्या होती है, विंड स्पीड जो होती है वो हाई होती है। तो जब साइक्लोन की कंडीशंस बन रही होती हैं तो प्रेशर तो हमारा कम होता है, विंड स्पीड क्या होती है, विंड स्पीड हाई होती है। विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल साइक्लोन। तो हाई विंड स्पीड एंड लो प्रेशर, इस तरीके की जो कंडीशंस होती है ना उसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं। फैक्टर जैसे कि होगी हमारी विंड स्पीड, विंड की स्पीड कितनी है, विंड की डायरेक्शन कितनी है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि विंड किस दिशा में बह रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में विंड बहती है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर भी हमारा जो है वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ह्यूमिडिटी, हवा में नमी होनी चाहिए। ये चारों के चारों फैक्टर्स होते हैं जो साइक्लोन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द साइक्लोन आर क्या क्या है, एक तो आपकी हो गई विंड स्पीड, ठीक है, पहली विंड स्पीड हो गई, फिर आपका टेम्परेचर हो गया, विंड की डायरेक्शन हो गई, और ह्यूमिडिटी। ये 4 फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया हमें स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन की, जो साइक्लोन होता है वो किस टाइप का होता है। तो जो सेंटर होता है ना साइक्लोन का वो बहुत ज़्यादा काम एरिया होता है, मतलब आसपास साइक्लोन आ रहा होगा और साइक्लोन के जो सेंटर होगा ना आसपास तबाही मची पड़ी होगी, बट बिल्कुल जो सेंटर होगा साइक्लोन का वो एकदम शांत होगा, और उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म, उस स्टॉर्म की या फिर उस साइक्लोन की आई, आँख बोलते हैं। अ लार्ज साइक्लोन इज वॉलेंट्री रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर हाई। तो बहुत ही ऊंची ऊंची जो ऐसे करके ऊंची ऊंची विंड होती है और ऐसे गोल 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 घूम रही होती हैं वो, और उनकी स्पीड होती है 10 to 15 किलोमीटर हाई। डायमीटर जो होता है ना आई का वो 10 से 30 किलोमीटर होता है, मतलब ये जो आई है इसका जो डायमीटर है वो 10 से लेकर के 30 किलोमीटर तक का हो सकता है। और विंड की जो हाइट होती है वो भी, हवा बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में, देखिए ये इस तरीके से घूम रहा होता है, ये पूरा सिस्टम है, ये देखिए ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके घूम रहा होता है। हवा ऐसे करके उठ भी रही होती है और ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम भी रही होती है। तो डायरेक्शन इन विच साइक्लोन मूविंग, तो ऊपर की तरफ भी डायरेक्शन होती है उसकी, और
ये देखिए नीचे जो आई होती है उसमें तो ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे करके उठ रहा होता है और ऊपर की तरफ भी उठ रहा होता है। तो गोल 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 घूमते घूमते ऊपर की तरफ जो है साइक्लोन उठ रहा होता है। तो यहाँ पे अ लार्ज साइक्लोन इज़ अ वॉयलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो काफ़ी जो लार्ज साइक्लोन होता है ना वो क्या होता है, बहुत ही तेज़ घूमता हुआ मास होता है, एयर जो है बहुत ही तेज़ घूम रही होती है, 10 से 15 किलोमीटर हाई। डायमीटर जो होता है वो 10 से 30 किलोमीटर तक का होता है। इट इज़ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड। तो ये जहाँ पर आता है ना साइक्लोन, वहाँ पे बिल्कुल बादल नहीं होते और विंड भी आसपास हल्की होती है बट इसमें बहुत तेज़ होती है साइक्लोन वाले रीजन में। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई, क्लियर आई जो होती है वो तो काम होती है, शांत होती है, तबाही तो उसके आसपास मच रही होती है। देयर इज़ अ क्लाउड रीजन अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। इन दिस रीजन देर आर हाई विंड स्पीड। तो इस आई के आसपास लगभग 150 किलोमीटर में बहुत ही तेज़ हवाएं बह रही होती हैं। क्या स्पीड होती है 150 से 250 किलोमीटर। इतनी तो भाई ट्रेन भी बहुत तेज़ होती है, गाड़ियाँ तो चलती भी नहीं है इतनी तेज़। सोचिए विंड कितनी तेज़ स्पीड से चल रही होती है। एंड थिक क्लाउड विद हैवी रेन, और आसपास बहुत ज़्यादा बारिश भी आ रही होती है इलाके में। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। साइक्लोन से दूर धीरे धीरे चलते चलते विंड कम होने लगती है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा मॉडल इसका पूरा फॉलो होता है। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको समझाया था। अब इमेज जो है सैटेलाइट इमेज है कि किस तरीके से गोल 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 घूम के समुद्र में साइक्लोन बनता है और क्या तबाही मचाता है। देखिए अब डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। तो साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, बहुत तबाही मचा सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, पुश करती हैं वाटर को शोर की तरफ, इवन इफ द स्टॉर्म इज़ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। तो जो विंड्स होती है ना वो समुंदर में आता है वैसे तो, बट क्या करती हैं जो इसकी हवा की वजह से ये शोर किनारे पर इसको हवाएं पुश करती हैं साइक्लोन को। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द अपियरिंग साइक्लोन, कि वो समुद्र की तरफ से, समुद्र में से तट की तरफ जो आपका वो होता है ना आपके ओशन का बे, या फिर आप कह सकते हैं क्या कहते हैं इसको, किनारा, समुद्र के किनारे पे आ रही होती हैं। देयर आर फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम। बहुत ही भयंकर हवाएं चल रही होती है, लोग उससे झेल नहीं सकते हैं। लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। प्रेशर जो आई होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लो प्रेशर होता है। लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर, ऊपर की तरफ पानी उठता है। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 से 12 किलोमीटर। जो पानी की ऐसी हाइट होती है ना, कितना ऊंचा उठता है, 3 से 12 किलोमीटर नहीं मीटर, 3 से 12 मीटर तक की उसकी हाइट होती है। ऐसा लगता है कि पानी में कोई दीवार सी खड़ी हो गई हो और दीवार सी पानी की कोई शोर की तरफ, किनारे की तरफ चलती हुई आ रही हो। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज। लो लाइंग जो नीचे की तरफ, मतलब लो लाइन कोस्टल एरियाज़ का मतलब होता है जो कोस्ट से दूर के इलाके भी होते हैं ना, उधर की तरफ भी ये बढ़ने लगता है। कॉजिंग बहुत ज़्यादा लाइफ का, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। सॉइल की फर्टिलिटी भी, मतलब मिट्टी भी ख़राब हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है, तो फ्लड्स भी आ जाते हैं। हाई स्पीड की विंड होती है, साइक्लोन आते हैं तो इससे घर तबाह हो जाते हैं, टेलीफोन की लाइंस, रेलवे लाइंस, लॉस हो जाता है, मतलब पेड़ लॉस, जानवर, मतलब जानवर तो खैर समझ जाते हैं, उनमें तो सेंसेस होते हैं। इंसान की प्रॉपर्टी का, घरों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। साइक्लोन अलग अलग नामों से जाना जाता है दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में। हरिकेन बोलते हैं साइक्लोन को अमेरिका में, जापान, फिलीपींस में इसको टाइफून बोला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैप में बताया गया है कि जो ये वाला, ये यूएसए वाला रीजन है ना, तो यूएसए वाले रीजन में इसको क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। और इंडिया वाले रीजन में तो इसको साइक्लोन बोला जाता है ना, सॉरी टाइफून जो है वो बोला जाता है जापान वाले रीजन में, और हरिकेन जो है वो बोला जाता है यूएसए वाले रीजन में। और बाकी तो ठीक है, टाइफून और हरिकेन के बारे में हमें इसमें बताया गया है कि साइक्लोन तो इंडिया के रीजन में बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं यूएसए के रीजन में, और टाइफून बोलते हैं जापान के रीजन में। अब हम लोग को आगे पढ़ते हैं टोर्नाडो के बारे में। अब ये बॉक्स बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं टोर्नाडो क्या होता है। हमारी कंट्री में टोर्नाडोज बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, बहुत ही कम आते हैं। टोर्नाडो क्या होता है, टोर्नाडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। मतलब ऐसे करके आप लोगों ने कार्टून्स वगैरह में काफ़ी देखा होगा, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम करके ये जो आता है नीचे की तरफ कोन जैसा बन करके गोल 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 घूम रहा होता है, इसको टोर्नाडोज हम लोग बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टोर्नाडोज, ज़्यादा टोर्नाडोज काफ़ी वीक होते हैं। वॉयलेंट टोर्नाडो की जो स्पीड होती है वो 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की हो सकती है। जो वॉयलेंट, जो बहुत ही तबाही मचाता है, वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी हो सकती है। टोर्नाडो में वेरी फ्रॉम विद इन साइक्लोन, ठीक है।
तो साइक्लोन से अलग होते हैं क्योंकि टोर्नाडोज जो हैं वो ज़मीन पर आते हैं, साइक्लोन जो है वो समुद्र में आते हैं और ज़मीन में आकर के गिरते हैं, ख़त्म हो जाते हैं फिर। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, मतलब जो ईस्टर्न वाला इलाका है इधर वाला, जैसे कि हमारा साउदर्न रीजन है, ईस्टर्न वाला जो पार्ट है इसमें हमारे देश में बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में साइक्लोन कम आते हैं, इस बार आया था ना मुंबई वाले रीजन में आया था। अब सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं? अ साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस जो है लगाई जा सकती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम और रैपिड कम्युनिकेशन वार्निंग कि भाई साइक्लोन आने वाला है, पहले से ही लोगों को बता दिया जाए। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इससे भी हम लोग साइक्लोन से बच सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो हैं, पोर्ट्स हो गए, फिशरमैन हो गए, शिप्स हो गए, और जनरल पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए और साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाएं ऐसे इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन आता है, ताकि लोगों को उनके घरों से साइक्लोन शेल्टर्स में शिफ्ट किया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम लोगों को जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वार्निंग आती है टीवी पे कि साइक्लोन आने वाला है या भूकंप या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, प्राकृतिक आपदा, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर लेने चाहिए घर वालों को, डोमेस्टिक एनिमल्स को, व्हीकल्स को, ठीक है, ताकि सारी की सारी चीज़ों को सेफ़ इलाकों में पहुंचाया जा सके। ड्राइव नहीं करनी चाहिए रोड पर जहाँ पे पानी रुका हुआ हो, और एज फ्लड्स में डैमेज द रोड्स, ठीक है, क्योंकि जहाँ पानी रुका हुआ वहाँ पता नहीं होता ना कि कहाँ गड्ढे होंगे, तो डेथ हो सकती है। और फ़ोन नंबर, सारे के सारे इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स रखने चाहिए, जैसे कि पुलिस का, फायर का और मेडिकल सेंटर्स का। अगर आप लोग साइक्लोन हिट इलाके में हैं जहाँ पे साइक्लोन आया हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए जो कंटामिनेटेड हो, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर को हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए। इमरजेंसी की कंडीशन में स्विच वगैरह को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो करंट मार सकते हैं, और ऐसे ही फालतू में घूमने के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए जहाँ पे साइक्लोन आया हुआ हो। और डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, फालतू की डिमांड्स नहीं करनी चाहिए उन लोगों से जो रेस्क्यू फोर्सेस होती है ना, जो बचाने के लिए आई हुई होती हैं, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, अब टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है उसने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। दीज डेज़ वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, हम लोग प्रोटेक्टेड हैं पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि अब क्या होता है कि जल्दी से इवैक्यूएट हो जाते हैं। जैसे इवैक्यूएट हो जाते हैं का मतलब होता है कि अगर कोई आपदा आती है तो उसे बचाने के लिए राहत कार्य वाले जल्दी आ जाते हैं, और साइक्लोन के बारे में हम लोगों को पहले से भी पता लग जाता है। आज का वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, सैटेलाइट्स की, रडार्स की वजह से, साइक्लोन अलर्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की वजह से, तो हम लोगों को लगभग 2 दिन पहले, 48 आवर्स पहले, 24 आवर्स से पहले हम लोगों को पता लग जाता है कि कौन सी आपदा कहाँ पर आने वाली है, और हम उस हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे कि साइक्लोन प्रोन एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन आता है उसके बिल्कुल कोस्ट के पास में घर नहीं बनाना चाहिए। और काफ़ी सारी इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट करती हैं साइक्लोन के बारे में जानकारी दें। तो देखिए चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हमें बताया गया है कि एनीमोमीटर जो है वो विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि विंड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये हमें क्या बताता है? एनीमोमीटर हम लोगों को बता देता है। विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉर्म्स में, इसलिए विंड की स्पीड को मेजर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेजर जो किया जाता है ना विंड की स्पीड को, वो किससे करते हैं? एनीमोमीटर। एग्जाम्स में ना आपके 1 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एनीमोमीटर क्या करता है। तो एनीमोमीटर जो है वो विंड की स्पीड को मेजर करने के काम आता है। तो अब हम लोगों का सारा कंप्लीट चैप्टर ये हो गया है। हाँ, एक बार इसमें प्रिकॉशंस बताए गए हैं कि लाइटनिंग से, स्टॉर्म से आप लोग कैसे बच सकते हैं। तो आप लोग को क्या क्या नहीं करना है? तो आप लोगों को शेल्टर नहीं लेना है किसी ट्री, ऐसे ही जो अकेला खड़ा हुआ पेड़ हो उसके नीचे आप लोगों को नहीं जा करके खड़ा हो जाना है। इफ़ यू आर इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। अगर आप लोगों को फॉरेस्ट में है, जंगल में है, तो आप लोग किसी पेड़ के नीचे चले जाएं, मगर सिर्फ एक अकेला, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक अकेला पेड़ है, उसके नीचे कभी भी ना जाके खड़े हो अगर बिजली आकर के गिरती है तो। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद द मेटेलिक एंड, मतलब अम्ब्रेला जो होता है ना उसमें क्या होती है? मेटल, और मेटल किसको अट्रैक्ट करती है? मेटल अट्रैक्ट करती है बिजली को। तो आप लोग अम्ब्रेला कभी भी खोल करके ना खड़े हो अगर बिजली कड़क रही हो तो, कभी चाहे भीग जाए मगर अम्ब्रेला के नीचे ना खड़े हो क्योंकि वो बिजली को अट्रैक्ट करता है। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, ओपन गैराज, स्टोरेज शेड, मेटल शेड आर नॉट सेफ टू टेक शेल्टर। मतलब मेटल की जो चीज़ होती है ना, अगर ऊपर मेटल लगी हुई है तो उसके नीचे भी आप ना खड़े हो क्योंकि मेटल पर बिजली गिरने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। कार हो गया, बस हो गया, उसमें आप लोग जा कर के बैठ सकते हैं, वो सेफ़ प्लेस होते हैं।
अगर आप पानी में हैं, गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, ठीक है, तो बिल्डिंग में चले जाए। आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आप लोग को थंडर स्टॉर्म के टाइम में अम्ब्रेला यूज़ करना चाहिए, तो आंसर होगा नो, नहीं भी अम्ब्रेला नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अम्ब्रेला के ऊपर मेटेलिक रॉड सी लगी हुई होती है, वो हार्मफुल होती है। तो चैप्टर अब हमारा फाइनली हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स तो इसके हम लोगों ने लर्नर बी पर, क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको देखने हैं ना, तो हमारा चैनल है लर्नर बी, वहाँ पर हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी बना रखे हैं, तो वहाँ जा करके देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।